आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वीलॉग के मौज़ूआत में से ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की तंबीह किसने दे डाली है। दूसरा मौजू ये होगा कि इमरान खान के पुराने साथियों को अभी क्यों खान की बुराइयाँ याद आ रही हैं, इस वक्त कौन गवाह बनने को तैयार हुआ। तीसरे मौजू में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्या कच्चा चट्टा खुला है कि जिसके बाद घबराहट महसूस हो रही है बहुत सारे लोगों को और वो अपने फॉर्म जमा नहीं करवा रहे और वहाँ पे हकायक क्या मंजर आम पे आए। चौथी बात ये होगी कि इमरान खान ने आज जेल में क्या गुफ्तगू करके किसे पैगाम भेजा है और किन अल्फाज में भेजा। और फिर उसके बाद बात यह कि मखसूस नशिस्तों के केस में आज जजेस की क्या मुशावरत हुई है और फैसला जो है तहरीरी फैसला और मुख्तसर फैसला वो कब तक आने के इम्कानात हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर, जो इस्लामाबाद के 3 हलकों वाला मामला है। इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील पे समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज ये सवाल उठाया कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए थे या फिर व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी थी कि भाई साहब मैंने ये तस्वीर बना ली और भेज दी। ये एक अहम सवाल था क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने आरओ से लिए थे। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या था? फॉर्म 45 तो मुहैया करना उसका काम था। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने इस सवाल का जवाब यह दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को खुद जाकर फॉर्म 45 पहुंचाए थे। ईएमएस सिस्टम के ऊपर नहीं किए, ना ही व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर भेजी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा कि आरओ ने कौन सा रिकॉर्ड अपलोड किया, वक्त उसका बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से फिर पूछा कि आप इसका रिकॉर्ड दे दें कि इसमें क्या मसला है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं है, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे? तो पता ये चला कि इन्होंने किया क्या कि फॉर्म 45 जो इब्तदाई तौर पे सिस्टम के ऊपर अपलोड होना था और व्हाट्सएप के जरिए उसकी तस्वीर भेजी जानी थी हर फॉर्म 45 की, ना तो वो सिस्टम पे अपलोड हुआ, ना ही वो व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर भेजी गई। हुआ ये कि वो खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब गए हैं, बकौल इनके वो गए हैं और जाके उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर साहब को वो तमाम के तमाम जो फॉर्म 45 हैं वो जमा करवा दिए। तीनों हलकों की सूरत हाल ये, वो सिस्टम जिस पे करोड़ों रुपया लागत आई, जिसको बनाया गया और बताया गया कि ये आरटीएस से बहुत बेहतर सिस्टम है, उस सिस्टम को ही इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके ऊपर सवाल उठे और इसके ऊपर जवाबात मांगे गए और टाइमिंग मांगी गई है कि कब इसको अपलोड किया गया। तो इस पे कुछ रंग जो हैं वो उड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज नैब तरामीम का कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जवाब जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का कलअदम करार देने के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसके ऊपर खान साहब ने तहरीरी जवाब जो जमा करवाया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी जाए। उन्होंने अपने तहरीरी जवाब के अंदर ये कहा है कि किसी को करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम जो है वो किसी बराना रिपब्लिक में भी नहीं होती और आप यहाँ पे तरमीम कर रहे हैं। करप्शन जो है ये मईशत के लिए तबाहकुन है और मनफी असरात मुरतब करती है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ इस बारे में वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का मामला ये नहीं है बल्कि ये मुल्क का मामला है और मुल्की मामलात को देखते हुए आप ये तरामीम जो है उन्हें कलअदम करार देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कानून साजी जो है वो आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नैब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नैब के इख्तियारात ही ख़त्म कर दें। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल वो कहते हैं मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मुझ पे केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस जो है वो 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। उन्होंने अपने जवाब के अंदर यह भी कहा कि अगर हम माजी को देखें तो माजी में करप्शन करने वालों ने जो कानून बनाए थे और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया था, करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम जो थी वो अवाम का कानून पर से एतबार उठाती रही हैं। और कवानीन का मकसद किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक़ाइक़ को अपने सामने देखते हुए आंखें बंद ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर माजी के फैसले देखे जाएं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो मेरे केसेस के ऊपर समाअत ना करें। जो उस दिन बात की सलमान अकरम राजा साहब से, उन्होंने जो पूछा कि आप अपने तय ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस समाअत में पेश भी हुए थे तो उन्होंने तो उस वक्त एतराज़ नहीं उठाया था मुझ पर।
तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये मेरी राय तो नहीं है, ये उन्हीं की राय होगी, तो आज ज़ाती तौर पे ये कह दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं वो ये बात करते हैं कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब खान साहब के केसेस से अलग नहीं होते तो हम उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी सोच रहे हैं। तो ये एक नया महाज खुलने को तैयार है। दूसरी तरफ खान साहब ने आज अडयाला जेल के अंदर जब समाअत थी अलकादर ट्रस्ट की केस की, तो उसमें सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी री इलेक्शन की डिमांड उन्होंने भी रख दी है दोबारा से। और उन्होंने ये कहा है कि जो आज की केस में समाअत के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में जो कहा, उन्होंने कहा जी 2021 को आप देखें तो उसमें मुल्क का जो कर्जा था वो 2.8 ट्रिलियन था। उसके बाद अब 4 साल में मुल्क के कर्जे जो हैं वो 8 से 9 ट्रिलियन तक पहुंच गए। जिस गरीब का 2000 बिल आता था अब उसका 10,000 बिल आ रहा है। सारी एलीट के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। तो जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे जो रिपोर्ट करते हैं तो उनके मुताबिक खान साहब ने यह भी कहा कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने पाकिस्तान की उम्मीद ख़त्म कर दी है, किसी को इस हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं है। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन में भेज रहा है, हालांकि सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। उन्होंने कहा मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, और इनके पीछे अवाम नहीं खड़ी। काजी फायज़ ईसा साहब हमें ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या काजी फायज़ ईसा साहब को ये नहीं मालूम था कि हमारी सारी पार्टी जो है वो अंडरग्राउंड थी। तो इमरान खान ने आज गुफ्तगू में ये भी कहा कि जो शफाफ इलेक्शन है उसके लिए इदारों को पीछे हटना पड़ेगा, और उन्होंने ही मुल्क को बचाना है तो फिर शफाफ इलेक्शन की तरफ उन्हें जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर हमारी इंसानी हुकूक की दरख्वास्त और 8 फरवरी की पटिशन जो है वो दायर है, उसको नहीं सुना जा रहा। कौन सी जमहूरियत है जहां पे सिविलियन के ट्रायल जो है वो किसी और कोर्ट के अंदर होते हैं। मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी की हो। खान साहब ने आज ये भी कहा कि जमहूरियत जो है वो अखलाकी रवैयों के ऊपर चलती है, यानी इसमें डायलॉग्स वाली बात नहीं हुई, इसमें री इलेक्शंस की उन्होंने बात कर दी। इसके अंदर काजी फायज़ ईसा के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। फिर उन्होंने अपनी पिटिशंस का भी हवाला दे दिया। अब इस पे जो पिछले केसेस चल रहे हैं, जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर फैसले होने वाले हैं, एक तो वो केसेस अपनी जगह पे खड़े हैं। अब ये नई डिमांड है और नई डिमांड के मुताबिक क्या इसको पूरा किया जाता है या इसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए जाते हैं। क्या बेंच की तब्दीलियां होती हैं या बेंच बरकरार रखे जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बेंच की तब्दीलियां होती रहीं लेकिन वो लोअर कोर्ट्स थी। अब ये बात है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आप अदम एतमाद कर रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ। जब आप चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद करते हैं तो बज़ाहिर आपने सुप्रीम कोर्ट पे भी अदम एतमाद किया, तो क्या उस सूरत हाल में वो तब्दीली होती है या नहीं होती, ये अब देखना है। दूसरी तरफ वो जो मैंने मामला उठाया कि मोहम्मद अली वड़ायत साहब जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उनके रेफरेंस के गवाह साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए, पुराने साथी इमरान खान साहब के। परवेज़ खटक साहब को अब याद आया कि खान साहब ने क्या क्या कुछ किया। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उस मौके पे बानिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी भी खुद अदालत के अंदर मौजूद थे। परवेज़ खटक साहब ने अपने बयान के अंदर ये कहा कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को जाके ये बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम जो है वो बरतानिया में पकड़ी गई। ये काबीना को आके शहजाद अकबर साहब बताते हैं, वही आके बताते हैं कि पकड़ी गई जो रकम है वो पाकिस्तान को वापस मिलने वाली है। तो उन्होंने अदालत को अपने बयान में कहा कि ये मामला काबीना के एजेंडे के ऊपर था ही नहीं, मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पे ये इसे अचानक सामने लाया गया। इजाफी एजेंडे पे मुझ समेत दीगर जो कैबिनेट मेंबर्स थे उन्होंने एतराज आयद कर दिया, उज़र उठाया कि ये क्या है, ये एजेंडे के अंदर तो था ही नहीं। काबीना में रकम के हवाले से कागजात जो थे वो बंद लिफाफे के अंदर पेश किए गए, उन्हें खोला भी नहीं गया। इजाफी एजेंडे की मंजूरी जो थी वो कैबिनेट से ले ली और परवेज़ खटक ने यह कहा कि रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर ने फिर मुझे आके बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी मौजूद थी। ये अब आके उन्हें याद आया, उस वक्त उन्होंने सिर्फ वहां पर ये एतराज़ात उठाए थे खान साहब के आगे, उन्होंने पार्टी में भी ये एतराज़ात नहीं उठाए, कहीं पे नहीं उठाए, खामोश रहे। अब जाके फिर उन्होंने कहा। आज की समात में एक गवाह पे जिरा का एक बयान कलमबंद हुआ है और चंद रोज़ पहले ये
केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मानसेहरा के अंदर एक बात की थी। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक को इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए बुलाया गया। अगर परवेज़ खटक ने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया तो फिर उनको सूबे में नहीं रहने देंगे। अली अमीन गंडापुर ने यह बयान दिया था, जिसके बाद आज आके वो पेश हुए हैं अदालत में। तो अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर परवेज़ खटक साहब ने यह रद्दमल दिया। उन्होंने कहा अली अमीन ने मुझे, और मैं अली अमीन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे। नैप ने नोटिस भेज के बुलाया है, किसी के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उस वक्त हुआ काबीना में वो मैं जाके बयान जरूर करूंगा। और आज उन्होंने वो बयान किया कि हमने उसके ऊपर एतराज उठाया था और हमें तफ्तीशी ऑफिसर ने ये बताया था कि उसके साथ एक इजाफी नोट भी मौजूद था। अब ये मामला तो इधर के हैं। जो आखिरी बात है वो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से थी। उस पर तमाम जजेस साहिबान बैठे, बहुत सारे लोग ये एतराज़ात उठा रहे हैं कि अभी तक फैसला क्यों नहीं हो रहा। ये डीबी नहीं है, यानी डबल बेंच नहीं है, या सिंगल बेंच नहीं है, या 3 रुकनी 4 रुकनी 5 रुकनी लार्जर बेंच नहीं है। ये 13 रुकनी फुल कोर्ट है कि जिसने फैसला देना है, जिसमें तनासुब देखा जाना है कि अगर मुख्तसर फैसला भी जारी करना है तो उसे तनासुब की बुनियाद पे ही जारी किया जाएगा कि कितने जजेस इसकी हिमायत कर रहे हैं, कितने जजेस की मुखालफत कर रहे हैं। 6-7 के तनासुब से, 5-8 के तनासुब से, या इससे ज़्यादा तनासुब से ये फैसला, यानी 9-4 के तनासुब से ये फैसला सुनाया जाता है, तो उस पर उनका अग्री होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद तहरीरी फैसला मुरतब किया जाएगा जो बेशुमार सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें हर एक की फाइंडिंग्स होंगी, हर एक के इजाफी नोट उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि कल की तारीख तक, आज जो 2 बजे इजलास हुआ है, उस 2 बजे इजलास में ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो था ये बैठा हुआ था। इन्होंने इसके ऊपर तबसरे किए हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि एतराज़ात भी उठाए गए बहुत सारे, कि जिस पे नजरियाती इख्तलाफ भी पाया गया, कानूनी एतबार से इख्तलाफ भी पाया गया, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और डिस्कशन मुकम्मल होने के बाद कल या परसों के रोज तक मुमकिनात में से है कि कल इसके ऊपर फिर से एक री डिस्कशन का सेशन रखा जाए, लेकिन कल के दिन या परसों के दिन तक जो इब्तदाई नतीजा है उसे अखज़ करके उसका फैसला सुना दिया जाएगा और फिर उसके बाद तहरीरी फैसला होगा। अब इब्तदाई नतीजा जो सुनाया जाता है, जो फैसला सुनाया जाता है, अगर नशिस्तें हाथ आ जाती हैं फिर क्या होगा? हुकूमत जाती हुई दिखाई देगी, नहीं आती और उनको मिल जाती हैं हुकूमत को, तो फिर हुकूमत कितना अरसा टिकती हुई दिखाई देती है। या तीसरी सूरत हाल, किसी को नहीं मिलती, कोरम पूरा कैसे होगा। और चौथी सूरत हाल कि इन्हें बांट दिया जाता है, रीशफल किया जाता है, तो फिर कौन से आईनी सुकम मजीद जन्म लेंगे, इसके ऊपर देखना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।